मैं तुम्हें अभी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ जो कि मेरी अंकल की है एंड दिस इज हिज स्टोरी दैट ही हैज टोल्ड मी। फिर चले हम पैदल और चलते 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 तो हमें रात हो गई। अब रात क्या हो गई कि हमको थकान लगी, अंधेरे की बात है, तब टॉर्च उसमें था नहीं, जंगल के इलाका था। अब ऐसे ही थोड़ा बैठे को थोड़ा थकान लगी, बैठते हैं और बैठ के हल्की सी आग झपकी से लगी और तब आवाज 2 बार आया आवाज। पहाड़ों के लोग है ना, कुछ नियम होते हैं, ये लिखे हुए नहीं होते और ये तुम्हें किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे कभी भी। और अगर आप पहाड़ों में पैदा हुए हो तो ये नियम आपको कोई सिखाता नहीं है, आप इनके साथ बड़े हो जाते हो बस। और उनमें से एक नियम ये है कि अगर तुम्हें कहीं पे भी कभी भी एक ऐसा कुछ मिल जाए, जैसे कि कोई धागा कहीं पे बंधा हो, एक कपड़ा तुम्हें मिल जाए या फिर कहीं पे भी एक गांठ हो, तो उस चीज को तुमने हाथ नहीं लगाना है कभी भी, क्योंकि गांठ कोई ऐसे ही नहीं बांधता है। गांठ का मतलब होता है कि किसी ने कुछ अपनी इच्छाएं, अपने सुख, अपने दुख वहां पर बांध दिए हैं और इन्हें सेक्रेड माना जाता है बहुत ज़्यादा, या फिर एटलीस्ट इनसे छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। आज जो कहानी है वो मुझे इंटरनेट से नहीं मिली है या फिर तुम लोगों ने मुझे कहानी नहीं भेजी है। ये कहानी मेरे अपने घर की है, ये कहानी मेरे चाचा जी की है और वो ये कहानी पता नहीं कितने सालों से सुना रहे हैं। आई थिंक सो 30-35 साल हो गए होंगे बिना कुछ चेंज करे इसमें, बिना इसमें कोई मिर्च मसाला डाले। और हमेशा इस कहानी को सुनाने के बाद वो बस एक ही लाइन बोलते हैं कि ये कहानी नहीं है बेटा, मैं यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और माफ़ी वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती करी थी जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। बात 1984 की है। मेरा परिवार उस वक्त चक्राता में रहता था और मैं तो ऑब्वियसली पैदा भी नहीं हुआ था। चौनसार बवारा के इलाके में, और जिन्हें उस इलाके के बारे में नहीं पता उनके लिए इतना समझना ज़रूरी है कि वो एक अलग ही दुनिया है। वहाँ मासू देवता की मान्यता है और हर गांव में, हर मोड़ पर, हर जगह लोग उनकी पूजा करते हैं। वहाँ के लोग, जैसे हम लोग कभी भूत प्रेत की बातें सुनते हैं, तो जब वहाँ के लोग भूत प्रेतों की बातें सुनते हैं तो वो लोग इस चीज़ पे हंसते नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक एंटरटेनमेंट नहीं है। उन लोगों के लिए ये चीज़ें, देवी देवता, पूजा पाठ करना, भूत प्रेत होना, ये चीज़ें बस हैं, जैसे हवा होती है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, राइट? वी डोंट थिंक अबाउट दिस थिंग, दे जस्ट एग्जिस्ट। वैसे ही उनके लिए ये चीज़ें बस होती हैं। तो उस साल वहाँ से 2 भाई निकले थे एक ट्रिप के लिए। बड़े भाई का नाम था रविंदर, जिनकी उम्र उस टाइम पे 23 साल थी, जो कि है मेरे खुद के डैड। एंड ऑब्वियसली मैं सबका नाम यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। छोटे भाई का नाम था सुरेश, जिनकी उम्र उस टाइम पे 21 साल थी, जो कि मेरे चाचा जी हैं। और उनके पास एक नई नवेली यज़दी बाइक थी उस टाइम पे, जिस पे वो लोग 2 महीने से, जब से वो बाइक आई थी तब से वो लोग बस एक ही सपना देख रहे थे कि हम लोग घूमने जाएंगे, और उस जगह का नाम था जहाँ उन्हें जाना था, किन्नौर। सो मेरे डैड रविंदर का एक दोस्त था रोशन, जो सांगला की घाटी में रहता था। उसकी चिट्ठी आई थी कि यहाँ पर तुम लोग घूमने के लिए आ जाना, होटल वोटल मत देखना, घर पे ही रुकना तुम लोग मेरे, और खाना मेरी माँ तुम्हें खुद खिला देगी। बस इतनी छोटी सी चिट्ठी लिखी हुई थी और उस चिट्ठी ने उन दोनों को बहुत खुश कर दिया था। चाचा जी बताते हैं कि वो हर रात एक पुराना नक्शा खोल के बैठ जाते थे और उंगली चलाते रहते थे कि हम कहाँ से कहाँ जाएंगे। त्यूनी, हाथकोठी, रोहरू, नरकंडा, रामपुर, और फिर वो लंबी पतली लकीर जो सतलज के साथ किन्नौर के अंदर चली जाती थी। अब तक हमने जितनी भी कहानियाँ सुनी हैं, और ये मेरे चाचा की कहानी भी, इनमें डर हमेशा किसी ना किसी आत्मा से जुड़ा होता है। कोई ऐसी रूह होती है जो मरने के बाद भी इस दुनिया से नहीं जा पाती है, तो उनकी एक्चुअल में जो रियलिटी होती है, उनकी जो एक्चुअली कहानी होती है, वो रियलिटी और आफ्टर लाइफ में कहीं उनके बीच में होती है। पर अगर उस बीच वाली जगह का कुछ नाम होता तो दी फर्दर। तुम्हें थोड़ा सुना सुना सा लग रहा होगा, राइट? ये वही डायमेंशन है जहाँ फंसी हुई आत्माएं और जो बुरी शक्तियां होती है वो बंद पड़ी रहती हैं, और ये वही द फर्दर वाली जगह है जिसे आपने इंसीडियस मूवीज में देखा होगा। और इसी जगह के बारे में और चीजें बताने के लिए आ गई है इंसीडियस फ्रेंचाइज की नेक्स्ट फिल्म, इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर। द स्टोरीज ऑफ जेमा, एक यंग मदर जो अपनी बेटी के साथ अपने बचपन वाले घर में रहती थी, और एक दिन उसे पता चलता है कि वो खुद एस्ट्रल प्रोजेक्ट कर सकती है।
मतलब अपनी आत्मा को वो द फर्दर वाले स्पेस में भेज सकती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन असली प्रॉब्लम आना तब स्टार्ट होती है जब उसे समझ आता है कि वो उन बुरी शक्तियों को द फर्दर से खींच के अपनी रियल दुनिया में वापस ला सकती है। और जैसे ही उन डिमोनिक फोर्सेस को ये बात पता चलती है, उनके लिए ये असली दुनिया एक खिलौना बन जाता है। सो इफ़ यू आर अ ट्रू हॉरर लवर तो आप लोगों ने पुरानी इंसीडियस की पिछली फिल्में तो देखी ही होंगी, बट दिस टाइम हॉरर का लेवल कुछ अलग ही होने वाला है, बिकॉज दिस टाइम द घोस्ट्स आर कमिंग आउट इन द वर्ल्ड। द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मूवी इज जेन्युइनली वेरी स्कैरी। बट एक और चीज, अगर तुम लोगों ने पुरानी इंसीडियस की एक भी मूवी नहीं देखी है किसी वजह से, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यू डोंट नीड टू वॉच प्रीवियस पार्ट्स टू एंजॉय दिस मूवी। सो अगर तुम लोग को जेन्युइनली हॉरर पसंद है, विच माइंडिंग दिस थिंग कि तुम लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, तो डोंट मिस दिस। इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर 21 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। मैं बस यहाँ पे इतना ही बोलूंगा कि ये मूवी अकेले देखने मत जाना बस। सो कमिंग बैक टू माई चाचा और मेरे पापा जी की कहानी पे, उन्हें जो ये हिमाचल की ट्रिप पे उन्हें जाना था, उन्हें इस चीज़ में बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। और लगता भी क्यों, आखिर वो लोग पहाड़ी बॉयज़ थे, पहाड़ उनका अपना था, वो बचपन से पहाड़ में पड़े बड़े थे, उन्होंने वहाँ पे अपनी सारी की सारी ज़िंदगी बताई थी, तो पहाड़ उन्हें हमेशा साथ देता था उनका। तो वो लोग अपनी बाइकें लेके, अपनी गाड़ियां लेके निकल गए थे अपने दोस्त के घर जो हिमाचल में था। और जो पहला इन लोग का दिन था, ये इन लोग का अपना ही था, मतलब कि ये लोग बस टेस्ट आउट कर रहे थे कि वहाँ पे क्या होने वाला है। त्यूनी से उन्होंने तोंस नदी पार करी, और ये वही जगह है जहाँ पे उत्तराखंड ख़त्म होता है और हिमाचल शुरू हो जाता है, एक नदी के फासले से। लेकिन वो लोग अभी भी अपने ही इलाके में थे, क्योंकि महासू की पहुँच तोंस के उस पार जाती थी, ऊपर शिमला तक, हथकोठी तक, जुब्बल तक। वही देवता, वही नियम और वही मंदिर हैं हर जगह पे, और वही लकड़ी की छतें घरों पर। चाचा जी कहते हैं कि उस पूरे दिन उन्हें एक पल के लिए भी अजीब नहीं लगा। वहाँ पे भाषा थोड़ी बदल गई थी, लोगों का कपड़े पहनने का तरीका थोड़ा सा बदल गया था, लोगों के थोड़े से तौर तरीके बदल गए थे, लेकिन अभी भी वो लोग पहाड़ में ही थे। उन्हें अभी भी सब कुछ अपने घर उत्तराखंड जैसा ही लग रहा था ना। रोहरू में जब वो लोग पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पे सबसे पहले सेब खरीदे और एक ढाबे में बैठकर राजमा चावल खाए थे इन लोगों ने। और वहाँ बैठे एक बुजुर्ग ने, जो भी उनके सामने खाना खा रहे थे उस ढाबे पे, उन्होंने मेरे पापा और मेरे चाचा जी से पूछ लिया कि भाई तुम लोग कहाँ से आए हो। तो जब उन लोगों ने बताया कि हम लोग उत्तराखंड से आए हैं, तो फिर उस बुजुर्ग इंसान ने अपना सर हिलाया, वैसे ही जैसे कोई अपने आदमी को, अपने घर के आदमी को पहचान लेता है ना, एग्जैक्टली सेम। चाचा जी को वो छोटी सी बात आज तक याद है, क्योंकि उन्हें ये ढंग से याद है कि उस पूरे सफर में वो लास्ट टाइम था जब उन्होंने सेफ महसूस करा था। नाउ नरकंडा वो लोग शाम को पहुंचे थे, और नरकंडा उन लोगों के लिए एक अजीब सी जगह थी। वहाँ देवदार के पेड़ इतने घने हैं कि दिन में भी शाम जैसा लगता है। और उस दिन ऊपर से धुंध उतर गई थी वहाँ पर, इतनी घनी धुंध कि हेडलाइट का कोई फायदा ही नहीं हो रहा था उनकी बाइक का। रोशनी धुंध से टकरा के वापस आंखों में ही आ रही थी, एंड उन लोग को ऑलमोस्ट कुछ नहीं दिख रहा था। और उसी धुंध में एक मोड़ पर उनके साथ बहुत ही बुरी चीज़ हो गई, जो कि एक राइडर के साथ, एक बाइक राइडर के साथ नहीं होनी चाहिए। हुआ ये कि उनकी बाइक की जो चेन थी वो उतर गई। नाउ एक्चुअली में तो ये एक कोई बड़ा काम नहीं है, चेन वापस डालने में बस 10 ही मिनट लगते हैं, पर लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि ये लोग भरे जंगल में थे, एक ऐसे रास्ते पे थे जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। लेकिन फिर भी आगे तो बढ़ना ही था, तो मेरे डैड बाइक से नीचे उतरे, मेरे चाचा जी भी उतरे उनके साथ। इन दोनों ने अपने पहले तो बाइक टेकी, और मेरे पापा अब घुटने में आके उस चेन को वापस लगाने लग गए थे। जब वो चेन को लगा रहे थे तो ऑब्वियसली मेरे चाचा जी भी उनकी मदद कर रहे थे, और क्योंकि चेन पे वो दोनों हाथ लगा रहे थे तो उनके हाथ पे ग्रीस लग गया था, चिपचिपा। अब उन्हें ये ग्रीस अपने कपड़े पे तो साफ करना नहीं था, और उनके पास कोई एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं था। तो वो लोग रोड के साइड में जहाँ पे वो लोग बैठे थे, वो ऐसे देखने लगे कि यहाँ पे कोई कपड़ा है या नहीं। तो वो लोग अब सड़क के किनारे पे, सबसे पहले तो उनकी बाइक खड़ी है, और वो दोनों ही, स्पेशली मेरे चाचा जी, आस पास देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाए, कोई कपड़ा मिल जाए, कोई पत्ता मिल जाए, जिससे कि हम अपने हाथ साफ कर सकें। सड़क के किनारे 2 बड़े पेड़ों के बीच एक छोटा सा पत्थर का चबूतरा था, मुश्किल से एक स्कूटर की सीट जितना बड़ा था वो। उस पे कुछ भी नहीं था, न कोई मूर्ति थी, न कोई सिंदूर था, न कोई फूल चढ़ा हुआ था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था वहाँ पर, बस एक सादा चबूतरा था वो। और उसके ऊपर एक झूलती हुई एक डाली से एक कपड़ा बंधा हुआ था। ये एक पुराना कपड़ा था
जो शायद कभी लाल रंग का हुआ होगा और अब धूप में ये पूरा पक गया था और वो एक डाली से एक मजबूत गांठ के साथ बंधा हुआ था। ऐसी गांठ जो कोई जल्दी में नहीं बांधता है। तो मेरे चाचा जी ने क्या करा, उस डाली को पकड़ा, उस गांठ को खोला जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइटली बंधी हुई थी, कपड़े को उतारा और फिर उस कपड़े से उन्होंने अपने हाथ पोंछे और फिर उन्होंने वो कपड़ा अपनी जैकेट में ठूस दिया क्योंकि आसपास पे कोई भी कूड़ादान नहीं था और वो बस ऐसे ही नहीं फेंकना चाहते थे उस कपड़े को रास्ते पर। नाउ यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो मेरे चाचा की कहानी है उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये ही उनकी गलती भी थी। और जब भी वो लोगों को ये कहानी सुनाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये वाला पार्ट है जहाँ पे या फिर लोग इस पार्ट को गलत समझते हैं। वो यहाँ पर चोरी करने के इरादे से इस कपड़े को नहीं ले जा रहे थे, वो यहाँ पर इसको किसी निशानी की तरह नहीं ले जा रहे थे। बेसिकली उन्होंने इस कपड़े को कभी चाहा ही नहीं था, उन्हें बस अपने हाथ साफ करने थे, उनके हाथ गंदे थे, ग्रीस लगा हुआ था और इसीलिए उन्हें आसपास जो कुछ भी मिला उन्होंने उसे उठा लिया। उन्होंने बेसिकली वो चीज करी जो कोई भी थका हुआ आदमी या फिर कोई भी इन नीड वाला आदमी उस टाइम पे करता। और वो स्पेशली ये दोनों ही, मेरे डैड और मेरे चाचा जी, पहाड़ी लड़के थे। उन्हें पता था कि ऐसी चीज़ों को, ऐसी गांठों को हाथ नहीं लगाते हैं। ये चीज़ उन्हें पहले से पता थी। उनके गांव में भी ऐसी चीज़ें होती रहती थी। वैसे भी उनके गांव में तो पता नहीं कितने सैकड़ों चबूतरे होंगे, ऐसे पता नहीं कितनी ऐसी गांठें होंगी जो उन्होंने बचपन से देखे होंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि वो गांठ एक नॉर्मल कपड़े की तरह लग रही थी। मेरे ख्याल से ये चीज़ जिसने भी बांधी थी वो एक लाल कपड़े से ही बांधी होगी ऑब्वियसली, लेकिन अब वो लाल कपड़ा वैसा नहीं दिख रहा था। तो पहली गलती उनकी ये थी कि उन्हें ये चीज़ नॉर्मल किसी गांठ की तरह या फिर जो भी पूजा वाला सामान होता है उसकी तरह नहीं दिख रही थी। और दूसरी गलती उनकी ये थी, या फिर दूसरी उनकी नोक झोंक यहाँ पर ये थी कि ये उनकी जगह नहीं थी, ये उनका गाँव नहीं था। एंड इसी गलती की वजह से आज भी जब वो मुझे ये स्टोरी सुनाते, तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा वॉइस नोट पे कैसा था ये, तो आज भी जब वो मुझे ये कहानी सुनाते हैं या फिर किसी को भी ये कहानी सुनाते हैं, इस पॉइंट वो स्पेशली बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और माफ़ी मांगने लग जाते हैं कि मैंने उस टाइम पर कुछ सोचा ही नहीं। अगर मेरे से वो गलती नहीं होती तो आगे जो कुछ भी हुआ वो नहीं होता। बट एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, उसी रात ये दोनों नारकंडा पहुंचे और वहां पर एक छोटे से लकड़ी के लॉज में रहने के लिए रुक गए क्योंकि रात इतनी ज़्यादा हो गई थी और अब और ज़्यादा इन लोगों से बाइक नहीं चला जा रही थी। और उसी रात वो पहली चीज़ हुई जिससे इन दोनों ने देखा, अपनी आंखों से देखा, और इन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंटली नज़रअंदाज कर दिया उस चीज़ को, जो कि इन माय ओपिनियन इन्हें नहीं करना चाहिए था। नारकंडा के बाजार में कुत्ते होते हैं बहुत सारे, वो मोटे आलसी वाले आवारा कुत्ते तुम लोगों ने भी देखे होंगे जो ढाबे के बाहर पे बैठे रहते हैं या फिर किसी गली में बैठे रहते हैं और जो रोटी के टुकड़े के लिए या फिर बिस्किट के लिए भी आपके पीछे आते रहते हैं, बस वही। तो मेरे चाचा जी को कुत्तों से बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। वो जब भी उन्हें रास्ते में देखते हैं वो उन्हें कुछ ना कुछ बिस्किट तो वो पक्का ही खिलाता। पाले जी का तो इतने सारे पैसे खर्च करे होंगे उन्होंने कि पता नहीं कितने कुत्तों को उन्होंने फीड करा होगा। लेकिन मैं बस ये यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मेरे चाचा जी को सच में कुत्ते बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब उन्होंने नारकंडा के उस बाज़ार में एक कुत्ते को देखा तो उन्होंने ऐसे फुसफुस करके उसको अपने पास बुलाया और वो कुत्ता खड़ा भी हुआ उनके पास आने के लिए, लेकिन फिर उन्हें देखते ही वो धीरे धीरे पीछे हो गया। तो मेरे चाचा जी को लगा होगा कि ये तो बड़ा ग्रीडी सा कुत्ता है ना, बिना खाने दिए मेरे पास नहीं आ रहा, बिना खाना दिए फिर मुझे प्यार नहीं करने दे रहा। तो उन्होंने एक रोटी का टुकड़ा लिया, जहाँ पे वो लोग खाना खा रहे थे वहाँ पे एक रोटी का टुकड़ा लिया, उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा और उसकी साइड पे फेंक दिया। लेकिन उस कुत्ते ने उस रोटी के टुकड़े की तरफ देखा भी नहीं। वो खड़ा हुआ, मोड़ की दूसरी तरफ गया, जहाँ पे वो खड़े थे उसकी दूसरी तरफ गया, वहां पर जाकर बैठा और फिर मेरे चाचा जी को वो घूरना शुरू करने लगा। और फिर सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ हुई क्योंकि वहां पर बहुत सारे कुत्ते बैठे हुए थे होटल के सामने या फिर जहाँ पे भी ये लोग खाना खा रहे थे, और वहां से एक एक करके हर कुत्ता उठा और उस पहले वाले कुत्ते के पास जाकर बैठ गया और फिर मेरे चाचा जी को घूरता रहा। तो ये बात नॉर्मल नहीं थी, पर उन्होंने क्या करा, उनके हाथ में जितनी भी रोटी थी उसको और भी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और फिर उन कुत्तों के सामने वो चुपचाप उसे रख के आ गए और वापस लौट गए। नाउ मेरे चाचा जी इतना ज़्यादा इतने सारे जानवरों से प्यार करते हैं बचपन से, सो दिस वाज
वियर्ड फॉर हिम कि पहली बारी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी सारे के सारे कुत्ते मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने मेरे डैड को बताया, मेरे पापा को बताया, और मेरे पापा ने बस ये कहा कि शायद से हो सकता है हम लोग पहले पेट्रोल भरा रहे थे या फिर हमारे हाथ में ग्रीस भी लगा हुआ था ना, तो उस चीज़ की वजह से, उस चीज़ की स्मेल की वजह से, क्योंकि कुत्तों की नाक बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, तो उस चीज़ की स्मेल की वजह से शायद से वो तेरे से दूर चले गए। और रोटी भी शायद से उन्होंने इसी वजह से नहीं खाई होगी क्योंकि तेरे हाथ में ग्रीस लगा हुआ था, ढंग से साफ नहीं हुआ होगा और उससे बदबू आ रही होगी। मेरे पापा बेसिकली ये बोलना चाह रहे थे कि कुत्तों के बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स हो गए हैं आजकल और वो तेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को सुनने के बाद मेरे चाचा जी और मेरे पापा वापस खाना खा के अब अपने लॉज में आ रहे थे जहाँ पे वो लोग रुके हुए थे। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ हुई उनके साथ। तुम लोग मुझे एक चीज़ बताओ कि हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी चीज़ें मिसप्लेस कर ही देते हैं। लेट्स से कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फ़ोन है, ठीक है, और तुम लोग बैठे हो अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए बैठे हो, तुम्हें ढंग से याद होगा ये चीज़ कि मैंने अपने लेफ़्ट हाथ से फ़ोन पकड़ा जब मैं घर से बाहर निकला या निकली, मैंने उसको अपने लेफ़्ट पॉकेट में डाला। लेकिन जब अपने दोस्तों के साथ उतर गया जहाँ पे भी हम लोग जा रहे थे, वो पॉकेट में, मतलब कि वो फ़ोन मैजिकली उस पॉकेट में था ही नहीं, राइट पॉकेट में आ जाता है। ये चीज़ कभी ना कभी तुम्हारे साथ हुई होगी, राइट। अब सेम चीज़ मेरे चाचा के साथ भी हुई थी। तो स्टोरी में हम लोग अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। याद है तुम लोगों को मैंने कहा था कि वो उस चीज़ को, उस कपड़े को फेंकना नहीं चाह रहे थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई डस्टबिन नहीं था। तो मेरे चाचा ने वो कपड़ा अपने पॉकेट के, अपने जैकेट के पॉकेट के लेफ्ट साइड में डाला था। लेकिन जब वो मेरे पापा के पीछे बाइक में बैठे और उन्होंने अपने जेब में हाथ डाले तो वो कपड़ा मैजिकली राइट पॉकेट में आ गया था। सो कपड़े की पोजीशन लेफ्ट से राइट में स्विच हो गई होगी। एंड दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक क्योंकि मेरे चाचा जी लेफ्टी हैं, तो वो जो भी काम करते हैं, जो भी चीज़ें उठाते हैं, जो भी मतलब मेजर काम होता है उनका, वो लेफ्ट हाथ से होता है, डोमिनेंट हाथ से ही होता है। इस कपड़े का लेफ्ट से राइट में आ जाना वॉज वियर्ड, उन कुत्तों का वैसा बिहेव करना वॉज वियर्ड। लेकिन मेरे चाचा जी ने इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उन्होंने कपड़े के बारे में स्पेसिफिकली ये सोचा कि ये शायद से तब हो गया होगा या फिर मेरे से मिसप्लेस हो गया होगा, मुझे बस याद नहीं है ये चीज़। लेकिन दैट वॉज नॉट द केस। मैं तुम्हें अभी आगे बताता हूँ क्या हुआ। तो ये लोग फिर वहाँ से निकल गए। मेरे चाचा जी ने इस चीज़ के बारे में मेरे पापा को उस टाइम पर नहीं बताया था, अब तो बताया है। लेकिन ये दोनों वहाँ से निकल गए, अपने लॉज पहुँचे और सो गए क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा थके हुए थे और अगले दिन दोनों को बारी बाइक चलानी थी। नाउ जो ये सेकंड डे है, जो ये दूसरा डे है, इन लोगों को 3 दिन लग रहे थे वहां पहुंचने में अपने दोस्त के पास। इस सेकंड डे की मेमोरी मेरे चाचा के दिमाग में 2 अलग अलग मेमोरी है जो दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। पहले दिन की जो इनकी मेमोरी है वो ये है कि ये इनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा खूबसूरत दिन था। नारकंडा से रामपुर और रामपुर से नीचे उतर के सतलज के साथ साथ ये लोग वादियों का मजा ले रहे थे। और जिसने वो पुराना हिंदुस्तान तिब्बत रोड नहीं देखा है उसे ये चीज़ समझानी मुश्किल है। वो सड़क पहाड़ को काट के बनाई गई है। एक तरफ सीधी चट्टान है जो आसमान तक जाती है ऐसा प्रतीत होता है, और एटलीस्ट, और दूसरी तरफ बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवा, बहुत नीचे सतलज और कहीं कहीं चट्टान सड़क के ऊपर झुक के तुम्हारी तरफ देखती है, जिससे आपको लगता है कि आप एक ऐसी सुरंग में चले गए हो जिसके आसपास कोई दीवार ही नहीं है। मेरे चाचा जी कहते हैं कि जब वो इन वादियों का मजा ले रहे थे, जब वो इन सुरंग का मजा ले रहे थे, जब वो इन रास्तों का मजा ले रहे थे, तो जब स्पेसिफिकली वो बाइक चला रहे थे वो पूरे रास्ते चिल्लाते हुए आए। पूरे रास्ते बस उन्होंने खुशी से चिल्लाया क्योंकि ऐसा रास्ता उन्होंने उत्तराखंड में भी नहीं देखा था। सो उनकी फर्स्ट मेमोरी जो है वो ये है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन दूसरी मेमोरी ऐसी नहीं है। दूसरी मेमोरी उनकी ये है कि उसी दिन दोपहर के बाद जब मेरे डैड गाड़ी चला रहे थे, जब मेरे पापा गाड़ी चला रहे थे, और उस टाइम पे शायद से टाइम हो रहा था 3 या 4 बज रहे होंगे शाम के, तो मेरे पापा ने अचानक से बाइक धीमी कर दी थी। तो मेरे चाचा जी जब पीछे बैठे हुए थे तो अचानक से बाइक धीरे करने का वो एक स्ट्रेट रोड पे क्या रीज़न है, इस चीज़ के लिए मेरे चाचा मेरे पापा के कंधे से ऊपर देखने लग गए कि आखिर मेरे पापा ऐसा सामने क्या देख रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि नदी के किनारे, नदी के दूसरे किनारे पे एक पहाड़ था। उस पहाड़ पे कोई भी सड़क नहीं थी, उस पहाड़ पे कोई मैन मेड चलने के निशान भी नहीं थे। उस पहाड़ पे बस ढलान थी और पत्थर ही पत्थर थे और बहुत सारे पेड़ और बहुत सारी झाड़ियाँ थी वहाँ पर कोई भी इंसान, सबसे पहली बात तो ये है कि पैदल नहीं चल सकता था, और अगर पैदल चलता भी तो बहुत धीरे धीरे चलता। लेकिन वहाँ उन्हें कुछ चलता हुआ दिखा, वो भी उनके साथ साथ। वो जो भी इंसान था या जो भी चीज़ थी उसकी शैडो बहुत ही ज़्यादा काली थी, और वो शैडो 4 पैर पर थी।
और मेरे चाचा जी हमेशा ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली बताते हैं कि वो चीज़ मेरे पापा और मेरे चाचा जी की रफ्तार से ही चल रही थी। ऐसे सोच लो कि दोनों पहाड़ पर कुछ मिरर हो रहा हो। सो बाइक की रफ्तार से उतने घने झाड़ियों में या फिर उतने घने पहाड़ों में वो चीज़ चल रही थी, बिना एक बार फिसले हुए, बिना एक बार रुके हुए। सो यू आर एबल टू इमेजिन दिस थिंग राइट, कि दो पहाड़ हैं, एक साइड मेरे पापा और चल रहे हैं, बीच में नदी है, और दूसरे पहाड़ पे ऐसा लग रहा है कि उनकी ही रिफ्लेक्शन चल रही है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन भाग रही थी। मेरे पापा ने जब ये चीज़ देखी और जब मेरे चाचा ने भी कंफर्म करा कि हाँ मुझे ये चीज़ दिख रही है साइड में, तो मेरे पापा ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही मेरे पापा ने अपने बाइक की स्पीड बढ़ाई, उस शैडो की भी, जो वो 4 लेगेड शैडो था, उसकी भी स्पीड बढ़ गई। ये चीज़ देखने के बाद जब मेरे पापा ने स्पीड धीरे करी तो उस चीज़ की भी स्पीड धीरे हो गई थी। और ये चीज़ देखने के बाद जब वो इस पूरी की पूरी चीज़ को, इस शैडो को या फिर जो भी वो चीज़ थी, इसको देख रहे थे, उसको कॉम्प्रिहेंड कर रहे थे, मेरे पापा और मेरे चाचा की बाइक अचानक से एक टनल के थ्रू गुजर गई। और जब वो लोग टनल से बाहर आए दूसरे साइड, तो उस पहाड़ पे अब कुछ भी नहीं था। ये चीज़ एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन लग रहा था उन लोग को कि उसे कॉम्प्रिहेंड करना इन दोनों के बस की बात नहीं थी उस टाइम पे। क्योंकि हिमाचल में उस टाइम पे स्पेशली पहाड़, इतने ज़्यादा पहाड़ बोल रहा हूँ मैं, पेड़ इतने ज़्यादा बड़े बड़े थे कि धूप डायरेक्टली उन पर भी नहीं आ रही थी। वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि शायद से सन की रिफ्लेक्शन से, पानी की किसी चीज़ की वजह से या फिर कोई रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा होगा कि हमारा रिफ्लेक्शन हमें सामने पे दिख रहा है, दूसरी साइड पे दिख रहा है। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है गाइस। अगर उन्हें अपनी रिफ्लेक्शन या फिर अपनी शैडो देखनी होती तो सन उनके बिल्कुल राइट साइड पे होना चाहिए था। उनके राइट साइड पे पूरा का पूरा पहाड़ था और सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। तुम लोगों ने देखे ही हैं हिमाचल के कैसे पहाड़ होते हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वहाँ। तो सन उनके राइट साइड पे होना स्पेशली ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी। तो उन्हें इस चीज़ का आंसर समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो शैडो जो भी थी वो हमारी स्पीड से कैसे चल रही थी। उन्होंने इस चीज़ के बारे में सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे ही डिस्कस करा था। जैसे ही वो दोनों टनल से बाहर निकले, उस पूरी शाम को, उस पूरे दिन, उस पॉइंट के बाद उन दोनों ने इस चीज़ के बारे में डिस्कस ही नहीं करा। ये बात सुनने में तुम्हें थोड़ी अजीब सी लगेगी कि आखिर इन दोनों ने इस इतनी ज़्यादा वियर्ड चीज़ के बारे में डिस्कस क्यों नहीं करा। कुत्ते वाली बात तो चल कोई बात नहीं, कुत्तों का बिहेवियर पे वो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ तो दोनों ने देखी थी। तो आखिर इन्होंने इस चीज़ के बारे में एक दूसरे से क्यों नहीं डिस्कस करा। एंड मुझे लगता है कि ये ही सबसे ज़्यादा ह्यूमेन पार्ट है इनकी स्टोरी का। क्योंकि मर्दों में क्या होता है ना कि मुझे डर तो लग रहा है, ठीक बात है, लेकिन दूसरे को नहीं पता चलना चाहिए कि मुझे डर लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं यही चीज़ उनका ये ईगो बोल सकते हैं या फिर उनका ये नॉन फेयर शोइंग पर्सनालिटी बोल सकते हैं, ये उन दोनों के सामने आ गया। और यही चीज़ थी जिसकी वजह से वो लोग इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उनके साथ हुई होगी कि कभी अगर तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ हो जाए जिसे तुम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओ, जिसे तुम लोग समझा ही ना पाओ, अपने आप को ही, दूसरे इंसान को क्या समझाओगे तुम, तो आखिर तुम उसके बारे में बात ही क्या करोगे। बात करने का मतलब ये होता है कि तुमने उस चीज़ को, उस एंटिटी को, उस परछाई को मान लिया था, और ये दोनों ही उस चीज़ को मानने के लिए अभी तैयार नहीं थे। उस रात वो रेकोंग पियो में रुके और उसी रात चाचा जी ने अपने बड़े भाई साहब को सब कुछ बता दिया था। कपड़े के बारे में, गांठ के बारे में, चबूतरे के बारे में, कुत्तों के बारे में और जेब के बारे में भी। मेरे डैड ने इस चीज़ को कुछ नहीं कहा, वो बस उठे, उन्होंने जैकेट पहनी और वो बाहर चले गए। दोनों गेस्ट हाउस से निकल के सड़क के किनारे तक गए जहाँ से नीचे सीधी खाई थी, और मेरे चाचा जी ने वो कपड़ा अपनी जेब से निकाला और उसे नीचे फेंक दिया था। उस रात चांद निकला हुआ था पूरा का पूरा, और उन्होंने इस कपड़े को नीचे खाई में गिरते हुए देखा था। वो कपड़ा हवा में खुला, फैला, पलटा, ऐसे इधर उधर हवा से बिखरा वो, और नीचे अंधेरे में जाके गायब हो गया। उसके बाद उस कपड़े को वहाँ नीचे फेंकने के बाद वो वापस अपने कमरे में आ गए, और मेरे चाचा जी कहते हैं कि उस रात, उन 3 दिनों में वो पहली बार था और आखिरी बार था जब वो चैन की नींद सोए थे। प्रॉबेबली मेरे चाचा जी इस टाइम पे इन सारी की सारी चीज़ों को ना कहीं उस कपड़े से रिलेट कर रहे थे कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, मेरे से एक ऐसी बहुत बड़ी भूल हो गई है जिसकी वजह से मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जैसे ही वो कपड़ा उनसे दूर हुआ या फिर उनकी बॉडी से दूर हुआ, तो वो उन्होंने डरना बंद कर दिया।
लेकिन अगली सुबह और भी ज़्यादा वियर्ड चीज़ हुई इन दोनों के साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि मेरे पापा सबसे पहले उठ गए थे, तो मेरे पापा ने हड़बड़ाहट में मेरे चाचा को उठाया कि उठ उठ उठ, यहाँ पे कुछ हो गया है। मेरे चाचा ने जैकेट पहना, मेरे पापा और चाचा दोनों अपने लॉज से बाहर निकले, या फिर जिस भी होटल में वो लोग रह रहे थे वहाँ पे से बाहर निकले। वो उस लॉज के पीछे गए जो कि लकड़ी के बने हुए थे, और फिर उन्होंने लॉज के पीछे पे एक बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ देखी। उस लॉज के पीछे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े, ऐसा लग रहा था कि भालू के या फिर कुत्ते के पैर के नाखून के निशान थे। नाउ जो ये पैर के निशान थे वो लग तो ऐसा रहा था कि भालू के थे, लेकिन जो लीडिंग अप टू दैट, लाइक वहाँ पे उस लॉज तक जो लीड कर रहे थे पैरों के निशान, वो एक कुत्ते के बराबर के थे। तो जो मिट्टी थी वो डैम्प थी और वहाँ पे ऐसे पॉज के निशान पड़े हुए थे, लेकिन जो नाखून के निशान दीवार पे थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। नाउ देयर वाज आल्सो वन मोर स्पेसिफिक थिंग हियर कि 10 फुट ऊपर भी ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ ऊपर चढ़ी और उसने ऐसे अपने आप को पीछे या फिर कूदा होगा वो चीज़ वहाँ से उस लकड़ी के उससे बैक फ्लिप मारने के लिए मे बी, पर जो भी वो चीज़ कूदी थी वहाँ पे से या फिर जो भी चीज़ वहाँ पे चढ़ी थी उसके नाखून के निशान आखिरी वहाँ 10 फुट तक थे। अब अगर कोई मिलिट्री वाला कुत्ता होता है तो मैं मान सकता हूँ कि ये चीज़ इतने ज़्यादा ऊपर चढ़ गई, क्योंकि उनकी बहुत सारी वीडियोस भी देखी हमने। लेकिन जो ये भोटिया कुत्ते होते हैं, फिर जो ये बड़े बड़े वाले कुत्ते होते हैं ना, जो बड़े बड़े मोटे हो जाते हैं, वो इतना ऊपर नहीं कूद सकते। और यही चीज़ मेरे चाचा जी भी सोचते रहे कि मोमेंटम के साथ आखिर कोई इतना प्रेशर कैसे डाल सकता था। अगर कोई चढ़ा भी होता तो इतना ज़्यादा जोर से कैसे उसने पंजा मारा होता वहाँ पे। तो ये चीज़ एक कुत्ता तो नहीं हो सकती है जो उनसे बदला लेने के लिए आया होगा इतने दूर से। और दूसरी चीज़ ये थी कि अगर ये सब कुछ हो रहा था तो इन दोनों को रात में सुनाई कुछ भी क्यों नहीं दिया। ये निशान बहुत ही ज़्यादा पैरेलल थे, एक दूसरे से ठीक उतनी दूरी पे थे जितना एक आराम से चलते हुए जानवर के कदमों के होते हैं। वो कूदा नहीं था या फिर वो चला नहीं था, वो सीधा ऊपर पहुंच गया था। और जब चाचा जी वापस कमरे में आए तो उनका बैग खुला पड़ा था वहाँ पर, और उसके ऊपर वही सेम कपड़ा रखा हुआ था जो उन्होंने रात को फेंका था। उन्होंने उसे अपने हाथ से फेंका था, उसे नीचे गिरते हुए देखा था, और अब वो साफ चौकोर वहाँ पे उनके बैग के सामने पड़ा हुआ था, जैसे कि वो कपड़ा वापस वहाँ पे उनके बैग के ऊपर तैनात खड़ा हो, या फिर जैसे कि वो कपड़ा मेरे चाचा जी को रात भर देख रहा हो। तो ऑब्वियसली मेरे चाचा और अब मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा डर गए थे, एंड आई हैव नॉट सीन माई डैड बीइंग स्कैर्ड इन माई होल लाइफ। तो उनके दिमाग में ये चीज़ अब आ रही थी कि भाई कैसी ट्रिप है ये, कहाँ ही पहुँच गए हम, हिमाचल तो हमारा बिल्कुल स्वागत कर ही नहीं रहा है। लेकिन उनका ये लास्ट दिन था ट्रिप का, और आज उन्हें सिर्फ लास्ट में संगला पहुँचना था, जो कि वहाँ से सिर्फ 2 घंटे का रास्ता था। तो ये दोनों आराम से हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हुए, खाना खाते हुए 2 बजे निकले वहाँ से। लेकिन जो इनका 2 बजे का वहाँ से निकलने का प्लान था वो खिसक खिसक के 5:30 बजे का हो गया था, क्योंकि पूरी दोपहर ये लोग उस कपड़े को अपने आप से छुटकारा कैसे पाएं उस चीज़ के बारे में ही सोचते रहे। मेरे चाचा जी ने कहा कि उन्होंने लास्ट में यही सोचा कि इवन इफ दिस इज़ अ होली क्लोथ, अगर किसी भगवान का कपड़ा था या फिर किसी भगवान की नोट थी, तब भी वो इतना ज़्यादा डर गए थे कि अब उन्हें इसे जलाना ही पड़ रहा था। तो मेरे चाचा जी ने इस चीज़ को जलाने की 3 बार ट्राई करी। वो दोनों उस टाइम पे सिगरेट बीड़ी पीते थे तो उनके पास माचिस थी ही, लेकिन जब भी उन्होंने 3 बार जब उस माचिस को जलाया, 3 बार ही वो माचिस बुझ गई थी। कभी उनके बगल से हवा आ रही थी, कभी वो माचिस जल ही नहीं रही थी। तो एक बारी, लास्ट बारी जब उन्होंने ट्राई करा, वो माचिस की तिल्ली टूट गई उनके हाथ से। तो लास्ट में उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो उन्हें अपने लॉज के सामने पे एक छोटा सा मंदिर दिखा जहाँ पे एक बूढ़ा पुजारी था। तो मेरे चाचा जी फटाक से भाग के गए उस पुजारी के पास। उन्होंने वो कपड़ा उनके सामने रख दिया ज़मीन पे, पत्थर पे, और कहा कि ये कपड़ा हमें रास्ते में मिला था, आप प्लीज़ इसे रख लीजिए। उस पुजारी ने उस कपड़े की तरफ देखा, सिर्फ देखा, उसे उठाया नहीं था। और फिर उसने अपना हाथ उठाया और उन्हें वहाँ से जाने का इशारा कर दिया था, बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल पूछे कि ये कपड़ा आखिर है किसका। नाउ ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगी कि आखिर उस पुजारी ने कुछ भी पूछा क्यों नहीं उनसे, या फिर उस पुजारी ने उस पर हाथ क्यों नहीं लगाया उस कपड़े के बारे में। क्योंकि रिमाइंड यू दिस थिंग, उस पुजारी को कुछ नहीं पता था कि मेरे पापा और मेरे चाचा और वो कपड़ा कहाँ से लाए थे, या फिर उनके साथ क्या क्या हुआ था, कुत्तों के साथ क्या क्या हुआ था, या फिर उनके लॉज में जो चीज़ हुई थी, जो उनके निशान थे वहाँ पे, वो सब कुछ के बारे में उस पुजारी को नहीं पता था। लेकिन उस पुजारी ने फिर भी अपना एक डिस्टेंस मेंटेन रखा उस कपड़े को सिर्फ देखकर। ऐसा आखिर क्यों हुआ, उस पुजारी ने ऐसा क्यों करा, इस चीज़ का आंसर आज तक ना मेरे चाचा ना मेरे पापा के पास है और ना मेरे पास है।
तो अब वो लोग वो कपड़ा वहाँ पर छोड़कर शाम के 5:30 बजे निकले थे वहाँ से बाइक पे। और तुम लोग को पता ही होगा कि गांव का 5:30 बजे कैसा होता है। सूरज चोटियों के पीछे जाके छुप जाता है और बस 10 मिनट में रोशनी खत्म हो जाती है पहाड़ों में। और जो बचता है वो काला काला अंधेरा नहीं होता है रात का, वो होती है एक नीली मरती हुई रोशनी जिसमें सब कुछ थोड़ा सा दिखता है लेकिन फुल्ली नहीं दिखता। तो जब ये लोग 45 मिनट या फिर 40 मिनट तक के लिए रास्ते पे थे, उस टाइम पे मेरे चाचा जी को एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी फीलिंग महसूस हुई। वो इस टाइम पे पीछे ऐसे बाइक का वो पकड़ के ग्रिपर पकड़ के बैठे हुए थे और उन्होंने महसूस करा कि कहीं ना कहीं फड़फड़ाने की आवाज आ रही है। एंड यू वोंट बिलीव दिस थिंग, जैसे ही उन्होंने अपने राइट साइड में देखा वो कपड़ा दोबारा से उसी साइड में था और उसी की आवाज आ रही थी। और जैसे ही मेरे चाचा जी ने वो कपड़ा देखा, उनके दिमाग में जैसे ही वो डर बैठा, जिस बाइक में वो लोग थे उस बाइक की लाइट बंद होना शुरू हो गया था। मेरे डैड ने बाइक रोकी, उसकी वायरिंग हिलाई तो रोशनी वापस आ गई थी बाइक की। 200 मीटर वो लोग आगे गए तो फिर से लाइट बुझ गई बाइक की। तीसरे बार जब वो बुझी तो मेरे डैड ने बाइक एक मोड़ पे लगा दी जहां सड़क थोड़ी सी पतली हो रही थी और जहां से सामने एक पूरी घाटी दिख रही थी। नाउ इस चीज़ को समझने के लिए कि ये पहाड़ कैसा था, एक्चुअली मैं तुम्हें समझाता हूँ। लेट्स इमेजिन कि एक मोड़ है, ठीक है। तो ये मोड़, यहाँ पे ये पहाड़ है और इस पहाड़ के ठीक पीछे जो दूसरी मोड़ होगी उसका पहाड़ उन्हें दिख रहा था अब सामने पे। तो मेरे पापा और मेरे चाचा जी दोनों उतरे। मेरे चाचा जी को इतनी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं थी बाइक के बारे में, तो मेरे पापा ही चेक करे थे। मेरे पापा ने मेरे चाचा को बोला कि बीड़ी जला, आग से मतलब बीड़ी जला, माचिस से बीड़ी जला। तो मेरे चाचा के दिमाग में तो ये था कि ये तो जलने वाला है नहीं, पर सरप्राइजिंगली उस टाइम पे माचिस जल गई थी। तो उन्होंने बीड़ी जलाई, मेरे एक पापा को दी, एक अपने आप को ली। और तब उन्होंने जो सामने पे देखा, इस टाइम पे लेट हो चुकी थी गाइस, यहाँ पे अंधेरा होने ही वाला था। तब उन्होंने जो उस पहाड़ पे देखा वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने देखा कि सामने वाले पहाड़ पे कुछ था जो कम से कम 800 मीटर या फिर 1 किलोमीटर दूर होगा उनसे। अब उस दूरी से कोई भी चीज़ एक बिंदु जैसी दिखती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मेरे चाचा जी को एक कुत्ता क्लियरली वहाँ पे नजर आ रहा था, एक छोटे धब्बे जैसा। बट ही कुड मेक इट आउट कि ये एक कुत्ता ही है, पर ये धब्बा नहीं था। और 1 किलोमीटर दूर से भी उन्हें वो इतना साफ दिखाई दे रहा था कि वो क्लियरली देख सकते थे कि वो घास के ऊपर चल रहा है, वो कितना दूर जा पा रहा है, वो घास के अंदर कैसे बैठ रहा है, और वो उन्हें इस टाइम पर देख रहा था। मेरे डैड के हाथ से बीड़ी नीचे गिर गई और फिर वो कुत्ता, वो चीज़ आगे बढ़ी। वो चीज़ एकदम फ्लैश की तरह वहाँ से आगे बढ़ रही थी और अब पीछे वाले पहाड़ से वो उनके पहाड़ पे एक तरीके से ब्लिंक हो गई थी। ये कम से कम 500 मीटर का फासला तो हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब कम से कम बोल रहा हूँ, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा 700 मीटर का होगा। एक कुत्ता इतना तेज़ नहीं भाग सकता है, वो बस 1 सेकंड में या फिर 2 सेकंड में उस पहाड़ से इस पहाड़ आ गया था। और अब मेरे पापा और मेरे चाचा दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे। तो मेरे पापा के हाथ से तो बीड़ी नीचे गिर ही गई थी, लेकिन मेरे चाचा जी और भी ज़्यादा कांपने लग गए थे क्योंकि उनके दिमाग में डर थोड़ा ज़्यादा बैठ गया था। तो जब उन्होंने ये वियर्ड चीज़ दिखी कि ये ऐसी शैडो जो कुत्ते जैसे दिख रही है या फिर यहाँ पे से यहाँ पे आ गई, तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो थोड़ा सा पीछे हुए। तो इसके बाद क्या हुआ कि मेरे डैड आगे खड़े थे, मेरे चाचा जी पीछे खड़े थे। मेरे पापा ने मेरे चाचा जी की तरफ देखा पीछे और मेरे चाचा ने मेरे पापा के फेस पे देखा। और जब उन दोनों ने वापस देखा तो वहाँ पे उस कुत्ते के बगल में एक इंसानी जैसा फिगर खड़ा था जिसके हाथ में एक डंडा था और वो नॉर्मल इंसान की हाइट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, अराउंड 10 से 11 फुट का। ये दोनों के दोनों उन्हें ब्लैक फिगर की तरह दिख रहे थे, दोनों ही क्लियरली नहीं दिख रहे थे, ना कुत्ता क्लियरली दिख रहा था, ना ही ये इंसान क्लियरली दिख रहा था, ना डंडी क्लियरली दिख रही थी। दिस वॉज लाइक अ शैडो, क्लियरली बोल रहा हूँ, दिस वॉज लाइक अ शैडो, जिससे वो बस मेकआउट कर रहे थे कि ये एक्चुअली में है क्या। अगेन रिमेंबर कि ये रात का समय है, उन्हें शैडो दिख कैसे रही है। पहली बात तो चांद तो आया नहीं था, लेकिन ये चीज़ देखकर मेरे चाचा जी बहुत ज़्यादा डर गए थे और अब उनसे रहा नहीं जा रहा था। ये जो फिगर था ये बहुत लंबा था, मेरे डैड से भी काफ़ी ज़्यादा लंबा। उसके हाथ में एक मोटा और एक लंबा डंडा था और वो उस चीज़ के दूसरी तरफ खड़ा था, मतलब वो उस चीज़ के और उन दोनों के बीच में नहीं था, बल्कि उस चीज़ के बगल में था। वो उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस कुत्ते पे या फिर जो भी वो जीव जंतु था उसके ऊपर रखा, एक इस तरीके से जैसे कि वो उसे सहला रहा हो या फिर उसे बोल रहा हो कि अभी बस रुक जा, हम इन पे बस थोड़ी देर में वार करेंगे। वो फिगर उस कुत्ते को सहलाता गया और इससे पहले कि जैसे ही वो कुत्ता या फिर वो फिगर मेरे डैड और मेरे चाचा के पास आते,
वो चीज़ अचानक से नीचे झुकी। ना हुआ क्या कि ये फिगर ऐसे नीचे करके झुका और वो कुत्ता प्रिपरेशन में था कि जैसे वो उन पे बस अटैक करने ही वाला है। लेकिन तभी मेरे पापा और मेरे चाचा के पीछे से एक ब्लाइंडिंग लाइट जैसी आई और एक ऐसी आवाज़ आई जिसे मेरे चाचा ने बस इतना बोल के डिस्क्राइब करा है कि वो बहुत ही ज़्यादा हेवनली थी। तो एक हेवनली सी आवाज़ इन दोनों के पीछे से आई, एक ब्राइट लाइट इन दोनों के पीछे से आई। इन दोनों ने पीछे देखा तो ये दोनों चकाचौंध हो गए। मतलब कि जैसे अभी मैं अपनी लाइट की तरफ देख रहा हूँ, राइट, आई कैन ओनली सी वाइट, ऐसा कुछ उन्हें दिखा था। तो मेरे चाचा जी ने अपने आँख पे ऐसे हाथ लगाया और फिर वापस उस फिगर की तरफ मुड़े और वो फिगर वहाँ से जा चुका था। मेरे पापा मेरे चाचा इतना ज़्यादा डर गए थे उस आवाज़ को सुनने के बाद भी कि भाई अब यहाँ से निकलो, हमें सीधा अपने दोस्त के घर पे पहुँचना है। तो उन्होंने ना इधर देखा ना उधर देखा, उन्होंने अपनी बीड़ी फेंकी, वो बाइक पे बैठे और वो सीधा भागे अपने दोस्त के घर। एंड सरप्राइजिंगली उनका दोस्त उनका वेट ही कर रहा था अपने घर के बाहर पे। उन दोनों ने बाइक फटाफट वहाँ पे लगाई और वो सीधा घर के अंदर भागे और आग के पास जाकर बैठ गए। आई डोंट नो व्हाई। इसके बाद क्या हुआ कि मेरे पापा का दोस्त डर डरा के अंदर आया, क्योंकि उन्होंने गाड़ी की जो चाबी थी वो भी गाड़ी पे छोड़ दी थी, बाइक पे छोड़ दी थी। वो अंदर आया और उन्होंने मेरे पापा और चाचा से पूछा कि यहाँ पे क्या हुआ, और मेरे पापा और चाचा ने सब कुछ पूरा उन्हें बता दिया। उन्होंने बताया कि कैसे कुत्ते बिहेव कर रहे थे, कैसे वो अजीब सा फिगर उनको फॉलो कर रहा था, कैसे वहाँ पे एक इंसान का फिगर था और कैसे ये कपड़ा अभी भी उनके पास ही है ना। मेरे पापा का जो दोस्त था जहाँ पे लोग जिनके घर पे रह रहे थे, उनके डैड जो कि उस टाइम पे शायद से 80 से 90 साल की उम्र के होंगे, वो वहीं पे एक बेड पे लेटे हुए थे। तो उन्होंने मेरे पापा को बोला कि ये कपड़ा मुझे दिखाओ। तो मेरे चाचा के पास एक्चुअली में वो कपड़ा, तो उन्होंने वो कपड़ा सीधा नीचे पे रख दिया ज़मीन पे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि एक बुजुर्ग इंसान इस कपड़े को देखे। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, उन्होंने मेरे पापा और चाचा की बात दोबारा से सुनी, एक डंडा लिया, उस डंडे से इस कपड़े को पकड़ा और वो चुपचाप बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद वो कम से कम 15-20 मिनट तक वहीं थे और इस पूरे टाइम तक मेरे चाचा जी को और मेरे पापा को उनके दोस्त संभाल रहे थे कि तुम लोग अब शांत हो जाओ, अब कुछ भी बुरी चीज़ तुम्हें फॉलो नहीं करेगी। इसके बाद जब उनके डैड वापस आए तो उन्होंने चुपचाप बैठकर मेरे पापा और चाचा को पूरी की पूरी कहानी समझाई। उन्होंने कहा कि तुमने प्रॉबेबली एक ऐसी चीज़ को, ऐसी गांठ को खोल दिया है जिसमें एक इच्छा छुपी होगी। ये इच्छा किसी इंसान के लिए भी हो सकती थी, ये इच्छा किसी जानवर के लिए भी हो सकती थी, लेकिन ये इच्छा पक्का एक औरत ने मांगी थी, ये विश एक औरत ने मांगी थी। क्योंकि इतना ज़्यादा पावरफुल अगर तुम लोगों ने चीज़ें महसूस करी है, फील करी है, तो ये पक्का एक औरत के द्वारा ही होगी, उसके दिल से आई होगी ये दुआ। एंड तुम लोगों ने इस कपड़े को अपमानित कर दिया था, क्योंकि तुम लोगों ने उस पर हाथ पहुंचे थे, तो तुमने उसकी विश को भी अपमानित कर लिया था। फिर उन दादाजी ने मेरे चाचा से पूछा कि तुमने इसे कहाँ पे किस तरीके से फेंका या फिर बेइज्जती करी थी इस कपड़े की एक तरीके से। तो मेरे चाचा जी ने बोला कि नहीं, ये बस पहली बार था जब मैंने उस पर हाथ पहुंचे, तो बस वही एक टाइम था जब मैंने इसको छुआ भी था। उसके बाद से हमने इसको फेंकने की कोशिश करी थी, लेकिन पता नहीं कैसे ये वापस आ रहा था हमारे पास। तो उन बुजुर्ग आदमी ने बोला था कि हाँ, ये कपड़ा क्योंकि तुमने इसे छुआ था और मेरे पापा ने इस चीज़ को नहीं छुआ था, तो क्योंकि तुमने इसे छुआ था तो अब ये तुमसे अटैच हो गया है और ये अब कहीं भी नहीं जाने वाला है। तो ये चीज़ सुनकर मेरे चाचा जी घबरा गए थे कि भाई अब ये ज़िंदगी भर मेरे साथ होता रहेगा क्या। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हिमाचल की अमानत है, ये तुम्हें बाहर परेशान नहीं करेगी, और अब अगर तुम दिल से माफ़ी मांग लोगे या फिर इस एंटिटी को बता दोगे जो भी ये आत्मा थी या फिर जो भी कुछ था, ये विश थी, अगर तुम इस विश को भी बता दोगे, तुम्हें ये चीज़ सुन के वियर्ड लग रही होगी कि एक इच्छा को एक विश से आखिर कैसे माफ़ी मांग सकता है कोई, लेकिन लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं गाइस, दिस इज़ नॉट अ जोक। लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसकी विश हमेशा जिंदा रहती है। तो उन दादाजी ने बोला कि अगर तुम इस विश से माफ़ी मांग लोगे प्योर इंटेंट के साथ, तो ये तुम्हें यहीं पर छोड़ देगी। एंड वही सेम चीज़ मेरे चाचा जी ने और मेरे पापा ने करी, और उस दिन के बाद से उस चीज़ ने कभी भी उनका पीछा नहीं करा था। उसके अगले दिन उन लोगों का घूमने का प्लान था, लेकिन अब वो लोग घूमने की स्टेट में बिल्कुल भी नहीं थे। तो मेरे पापा और मेरे चाचा चुपचाप वापस आ गए उत्तराखंड, और उन्होंने अपने दोस्त को बोला कि भाई हम कभी और आके यहाँ पे घूमेंगे, तुम चिंता मत करो। बट दिस वॉज द स्टोरी दैट माई चाचा सेंट मी, और इसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जब भी मैं ये कहानी सुनता हूँ ना, क्योंकि मैंने ये कहानी एक्चुअली में अपने चाचा से सुनी थी पहली बार ही, लेकिन मेरे फिर पापा ने भी मुझे बताई थी, तो दोनों के वर्जन एग्जैक्टली सेम है इसमें। लेकिन जब भी मैं ये कहानी सुनता हूँ, मुझे हमेशा दिमाग में ये आता है कि पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हमारे आसपास, इतनी सारी स्पिरिट्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको हम ना जाने या फिर अनजाने में ऐसे छू देते, छेड़ देते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंसान से जाकर चिपक जाती है। लेकिन आखिरी में मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, और इस चीज़ का कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, जो वो ब्राइट लाइट थी, राइट, जो तुम्हें याद है मेरे चाचा ने कहा था कि एक हेवनली सी साउंड आई थी उन्हें, है ना, मुझे लगता है
वो उन्हें या तो मेरे पापा और चाचा को हिमाचल के किसी देवता ने बचा लिया था, या फिर उन्हें उनके खुद के कुल देवता ने उस दिन बचा लिया था, क्योंकि इतनी ज्यादा ब्राइट लाइट एक रात के अंधेरे में पहाड़ से आना, हेवनली आवाज आना, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि मेरे पापा और मेरे चाचा को उनके देवता ने बचा लिया था। और इसी के साथ ये कहानी अभी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगेन, अगर तुम लोग को अपनी स्टोरी सबमिट करनी है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक Gmail ID दी है, जहां पे आप अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हो। एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी एंड हेल्दी, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगली स्टोरी के साथ। बाय बाय।